Dear students, we are going to continue our topic DNA replication. Myself, Dr. Fatima Sultana. The initiation of replication occurs at specific nucleotide sequence called origin of replication. रेप्लिकेशन का जो प्रक्रिया है डीएनए रेप्लिकेशन जो है डीएनए में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए इसके ऊपर एक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट होता है। जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट होता है जहाँ से स्टार्ट होकर के और पूरा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होकर के कंप्लीट डीएनए का डबल 2 कॉपीज तैयार होते हैं। और जबकि यूकैरियोट्स में ये जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है क्योंकि इसका जीनोम काफ़ी लार्ज होता है तो बहुत सारे ओरिजिन्स होते हैं। तो ये रेप्लिकेशन ओरिजिन क्या होता है? व्हाट इज़ दिस रेप्लिकेशन ओरिजिन? इट इज़ एक्चुअली द स्पेस, द एरिया वेयर इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जहाँ से प्रारंभ होती है उस लोकेशन को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और यहाँ पर इस लोकेशन पर आकर के जो कई प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो सारे यहाँ आकर के इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और पूरा डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। तो ई कॉली के अंदर ये रेप्लिकेशन साइट जो है उसको हम ORI-C कहते हैं और ये एक होता है। ई कॉली यानी बैक्टीरिया के अंदर सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एंड वेयरएज इन यूकैरियोट्स देयर आर नंबर ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क्स। तो अब इस लोकेशन के अंदर जैसे आप देख सकते हैं जो एरिया मार्क किया हुआ है वो रेप्लिकेशन ओरिजिन है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एरिया वेयर रेप्लिकेशन विल स्टार्ट। तो वहाँ पर जो है क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए और ये जो डीएनए है ये हमेशा क्या है टाइटली रैप्ड होता है। जो हिस्टोन्स हैं और हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स, जैसे यूकैरियोट्स में तो हिस्टोन्स और हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स जो है वो बैक्टीरिया में, उनसे जो है ये डीएनए काफ़ी टाइट सुपर कॉइल्ड जो है जिसको हम सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं उसमें वो कॉइल होकर के रहता है। तो इट इज़ एक्सटेंसिवली रैप्ड एंड ट्विस्टेड ऑन इटसेल्फ। अब इतना टाइट पैक किया हुआ डीएनए को रीड करना यानी डीएनए का रेप्लिकेशन करना असंभव है। तो दिस पैकेजिंग डज नॉट अलाउ द इंफॉर्मेशन इन डीएनए मॉलिक्यूल टू बी read. That is, DNA replication is not possible because it is inaccessible. इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? ऐसे एंजाइम की जो इस सुपर कॉइलिंग को रिलीज करेगा। तो वो एंजाइम है टोपो आइसोमेरेस एंजाइम जिसको डीएनए गायरेस भी कहते हैं। ये टोपो आइसोमेरेस एंजाइम जो है इस सुपर कॉइलिंग जो हाईली ट्विस्टेड जो टाइटली ट्विस्टेड डीएनए है उसको ओपन करेगा उस लोकेशन पे और उस स्ट्रैंड को लैडर लाइक पोजीशन में ले आएगा और जो ओरिजिन वाला जो एरिया है जहाँ पर रेप्लिकेशन इनिशिएट हो सकता है वहाँ पर अब रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा। और इस रेप्लिकेशन फोर्क को बनाने के लिए दूसरा एंजाइम कौन सा हुआ? हेलिकेस एंजाइम। ये हेलिकेस एंजाइम जो है दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेगा। दैट इज इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस। दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे को, इन दोनों के बीच में कौन है? नाइट्रोजनस बेसेस। These nitrogenous bases are bounded by hydrogen bonds. In adenine and thymine, double bond, and in guanine and cytosine, triple bond. So these hydrogen bonds are broken up. उसको ब्रेक किया जाता है किसके द्वारा? हेलिकेस एंजाइम के द्वारा। और वहाँ पर ये फोर्क बनता है यानी एक बबल की तरह जो है वो ओपन होगा। अगर यूकैरियोट है तो बबल की तरह, और अगर मान लीजिए प्रोकैरियोट है तो अगर एक एंड पे स्टार्ट हुआ तो वो पूरा घूम करके पूरा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं जो ओपन हुए हैं अब
वो टेम्पलेट का काम करेंगे जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। नाउ फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देख सकते हैं वो फोर्क तैयार हो गया है, यानी डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो ओपन हुए हैं। किसकी वजह से? हेलिकेस एंजाइम की वजह से। और जो टाइटली ट्विस्टेड डीएनए हैं उसको ब्रेक किसने किया? टोपो आइसोमेरेस एंजाइम, जिसको हम डीएनए गायरेज कहते हैं। तो these two enzymes have started this formation of replication fork. अब ये रेप्लिकेशन फोर्क एक डायरेक्शन में मूव होगा। इन दैट डायरेक्शन द रेप्लिकेशन फोर्क विल बी ओपनिंग। जैसे जिप खोलते हैं हम, इस तरह से वो अनजिप होता जाएगा। डीएनए जो है वो अनजिप होगा और जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो इजीली अवेलेबल होंगे और डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो डीएनए एक लैडर लाइक फॉर्म था वो किस शेप में दिखाई दे रहा है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह, जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। सो एज द डीएनए ओपन्स अप, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क आर फॉर्म। तो अब ये जो फोर्क फॉर्म हुआ है इसमें बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बाई डायरेक्शनल क्यों कहा है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में चला। तो अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो उसके बराबर जो रेप्लिकेटेड न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? 3 और 5। और उसके जस्ट ऑपोजिट जो 3 और 5 था उसके साथ जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो जो ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन सही चल रहा है। रेप्लिकेशन का फोर्क भी जो है वो जो 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम की तरह ओपन हो रहा है। तो जो न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में है, जो डीएनए पॉलीमरेज के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 प्राइम पर वो एवरी न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। और उसके विपरीत जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें जिप जो है वो तो इस डायरेक्शन में खुल रहा है और जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा, तो वो लैगिंग स्ट्रैंड होगा, जिसमें वो लीडिंग स्ट्रैंड से थोड़ा स्लो और पीछे रहेगा रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। So what we see that separation of a portion of the double helix takes place at the site of replication fork. तो जहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क बनता है उस डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर एक बबल की तरह फॉर्म होगा और वहाँ से वो अनवाइंड होकर के जिप जो है वो अनजिप होता चला जाएगा डीएनए। सो द रेप्लिकेशन फोर्क मूव्स अवे एंड अनवाइंड्स एडिशनल लेंथ ऑफ डीएनए। जितना भी डीएनए है उसको वो अनजिप करता जाएगा। और ये काम कौन कर रहा है? हेलिकेस एंजाइम। Helicase enzyme is helping in this opening of these two strands of DNA. तो इस पूरे मशीनरी में जो एंजाइम्स हैं, जो फैक्टर्स विच आर हेल्पिंग, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट दीज एंजाइम्स एंड देन विल कंटिन्यू। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का काम कर रहा है, जो आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड्स को रिमूव करेगा और नए डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि मेन एंजाइम है, दैट एड्स द न्यूक्लियोटाइड इन द 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। हेलिकेस, it opens the DNA helix by breaking the hydrogen bonds between the nitrogenous bases. Ligase जो है that seals the gaps between the Okazaki fragments on the lagging strand to create one continuous DNA strand. बीच बीच में जहाँ पे गैप्स होंगे, जैसे आरएनए प्राइमर को रिमूव करके दोबारा डीएनए सिंथेसाइज किया, तो नए और पुराने के बीच में गैप्स होंगे, उन गैप को लाइगेस एंजाइम जोड़ेगा। प्राइमेस एंजाइम क्या काम करता है? ये आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड्स को बनाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो नए सिरे से शुरू नहीं कर सकता है, वो 3 प्राइम पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। तो इट कैन ऐड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। तो
आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, जिसको प्राइमेस एंजाइम हेल्प करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये क्या काम करते हैं? डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होता है मैग्नेट का, आप उसको खींचेंगे तो वो वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हेलिकेस एंजाइम रेप्लिकेशन फोर्क को बनाता है, यानी ओपन करता है, अनजिप करता है, तो डीएनए जो है वो वापस जुड़ने की कोशिश करता है। तो वो ना जुड़े उसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स को अपार्ट यानी दूर रखने में हेल्प करता है। स्लाइडिंग क्लैम्प, ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स होल्ड डीएनए पॉलीमरेज 3 इन प्लेस वेयर न्यूक्लियोटाइड्स आर बीइंग एडेड। क्लैम्प यानी एक चिमटी जैसा काम करेगा ये। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 को अपने पोजीशन में होल्ड करके रखने में हेल्प करता है, जहां न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे। डीएनए पॉलीमरेज 2 और 4 जो है, ये जो सुपर कॉइलिंग है उसको रिलैक्स करेगा और रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा। तो इट रिलीव्स द स्ट्रेस ऑन द डीएनए व्हेन अनवाइंडिंग बाय कॉजिंग ब्रेक्स एंड देन रीसीलिंग द डीएनए। कट करेगा और वो जो गायरेस है, जो हाईली ट्विस्टेड डीएनए है, उसको ओपन करेगा वो, और उस स्ट्रेस को रिलीव करेगा। इसी तरह टोपो आइसोमेरेज 4 जो है, इट इंट्रोड्यूसेस सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक इनटू कॉन्केनेंट क्रोमोसोम्स टू रिलीज देम फ्रॉम ईच अदर एंड देन रीसील्स द डीएनए। तो ये दोनों जो टोपो आइसोमेरेज हैं, इनको हम डीएनए गायरेस भी कह सकते हैं, और दे हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ द डीएनए एंड रीएनेलिंग, यानी काटना और फिर वापस जोड़ना। और ये क्यों करते हैं? उस सुपर कॉइलिंग, जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, उसको टर्न करके पॉजिटिव, और वो स्ट्रेस को रिलीव करेंगे। So what we see, the various enzymes which are helping in the DNA. First of all, helicase enzyme. Helicase enzyme replication fork को ओपन करने का काम कर रहे हैं। और जो प्राइमेस एंजाइम है, प्राइमर स्ट्रैंड यानी आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड बनाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड को ही अटैच कर सकता है न्यूक्लियोटाइड्स। उस प्राइमर स्ट्रैंड पर के बनने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, फिक्स होगा और उस स्ट्रैंड को एलोंगेट करता जाएगा। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है नीचे वाला, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो जिप जैसे जैसे ओपन हो रहा है, ये स्ट्रैंड कंटिन्यूस बनता जाएगा। बट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जिप तो खुल रहा है दूसरी तरफ, और जो बनने की प्रक्रिया है वो अपोजिट है, क्योंकि उसका जो 5 प्राइम और 3 प्राइम डायरेक्शन है, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अनजिपिंग और द ओपनिंग ऑफ द रेप्लिकेशन 4। इसमें आप और क्लियरली देख सकते हैं। हाईली ट्विस्टेड जो डीएनए है, उसको ओपन करने का काम कर रहा है टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, और उस स्ट्रैंड को रिलैक्स करके डबल लैडर फॉर्म में लेकर आता है, और उसको ओपन करने का काम कर रहा है हेलिकेस एंजाइम। दोनों स्ट्रैंड्स को दूर दूर रखने का काम कर रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग एंजाइम। जब ये दोनों स्ट्रैंड्स अब टेम्पलेट का काम कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो प्राइमेस एंजाइम जो है वो प्राइमर स्ट्रैंड बनाएगा। कुछ बेसेस का, जैसे 245 बेस पेयर्स के करीब जो है वो प्राइमर स्ट्रैंड बनाएगा, और उसको एलोंगेट करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। तो वी कैन सी हियर द प्राइमर स्ट्रैंड that provides the attachment and initiation point for the DNA polymerase 3। क्योंकि उसको एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड मिल गया है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, तो उस एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता हुआ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता जाएगा,
और उस डीएनए रेप्लिकेशन के काम को कंप्लीट करेगा। बट उसके जो ऑपोजिट जो स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट का काम कर रहे हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन फोर्क दूसरी तरफ है और इसका बनने का जो प्रोसेस है 5 प्राइम से 3 प्राइम का वो ऑपोजिट है, तो वो छोटे छोटे पीसेस की तरह ही बनेगा। और इसको आइडेंटिफाई किसने किया था? ओकाज़ाकी ने। तो what we see, the primase joins the RNA nucleotides into primer strand, to which the DNA polymerase enzyme adds DNA nucleotides. न्यूली मेड DNA बनता जाएगा और RNA polymerase enzyme आगे बढ़ेगा और न्यू स्ट्रैंड और एक ओल्ड स्ट्रैंड। तो every time whenever the DNA replicates, we see that one strand is parental strand and the other one is the new one which has been synthesized by the DNA polymerase 3 enzyme. So by completing this, we see that it started from one DNA and it came out with 2 DNAs. एक DNA से स्टार्ट हुआ था रेप्लिकेशन का प्रोसेस, और जब पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ तो हमने क्या देखा? 2 DNA स्ट्रैंड्स तैयार हुए हैं, जिसमें एक स्ट्रैंड जो है पेरेंट का होता है और दूसरा होता है नया स्ट्रैंड जो बना है। इसीलिए हम डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। तो whenever there is duplication of DNA, we see that one strand is old and the other one is newly synthesized. So every time half of the DNA is conserved. Now what happens at the other end? एक साइड तो सीधा सीधा पूरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन का काम कर रहा था, बट दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट वो, क्योंकि अनजिप तो एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ उसका डायरेक्शन बनने की प्रक्रिया है, तो इसको स्टडी देखा था ओकाज़ाकी ने। ही सॉ दैट वन स्ट्रैंड मेड इन अ कंटिन्यूस मैनर एंड द अदर फॉर्म शॉर्ट डिसकंटिन्यूस पीसेस। जो दूसरा वाला जो था, जिसको हमने लैगिंग स्ट्रैंड कहा है, वो डिसकंटिन्यूस छोटे छोटे पीसेस में वो बनते चले गए। तो व्हाट वी सी दैट एवरी टाइम अ प्राइमर विल फॉर्म, प्राइमर स्ट्रैंड, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और उसको कंप्लीट करेगा। फिर दोबारा जो पीछे की तरफ अनजिप हुआ है वहाँ फिर से प्राइमर स्ट्रैंड बनेगा, जो प्राइमेस एंजाइम है वो बनाएगा प्राइमर स्ट्रैंड, और फिर से नया डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम आएगा और उस डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करेगा। तो इन दिस फॉर्म वी सी दैट डिसकंटिन्यूअस पीसेस वेर फॉर्मिंग। क्योंकि ओकाज़ाकी ने इसको बताया था, रेजी ओकाज़ाकी सॉल्व दिस, तो दिस आर नोन एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो every time we see that the lagging strand has discontinuous pieces of DNA which are being synthesized and they are known as Okazaki fragments. तो लीडिंग स्ट्रैंड में जो है वो डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो कंटिन्यूस होता है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस में बनते हैं, जिसको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहेंगे। Now there are various issues in this DNA replication. What are these issues? First we saw that DNA strands must be unwound during replication. DNA जो है वो double stranded है, tightly packed है, and they are very typically wrapped around by histones in eukaryotes and histone-like proteins in bacteria. तो सबसे पहले तो जो है वो रिमूव होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो वाइंडेड है यानी जो जुड़े हुए हैं आपस में, वो फोर्क की तरह ओपन होना चाहिए, क्योंकि अनवाइंड होने के बाद ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। दैट इज द वन स्ट्रैंड विच इज एक्टिंग एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, opposite to that a new strand can be synthesized, and this is done by DNA helicase. तो इस इशू को सॉल्व किसने किया? डीएनए हेलिकेस। उसने अनवाइंड किया दोनों स्ट्रैंड्स को
और दोनों स्ट्रैंड्स को एज ए टेम्पलेट अवेलेबल करवाया। बट ये दोनों स्ट्रैंड्स ओपन करने के बाद आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि दे आर टाइटली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो टू प्रिवेंट दिस, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, सो दे प्रिवेंट इमीडिएट रीफॉर्मेशन ऑफ द डबल हेलिक्स। तुरंत वापस से डबल हेलिक्स बनने से रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स वहाँ पर उन दोनों स्ट्रैंड्स को अपार्ट होल्ड करके रखते हैं। और टोपोआइसोमेरेस एंजाइम्स, जिनको डीएनए गायरेस कहते हैं, वो नॉट्स को जो है अनटाई करने का काम करते हैं, यानी जो टाइटली पैक्ड ट्विस्टेड फॉर्म में है उसको वो अनटाई करते हैं टोपोआइसोमेरेस एंजाइम्स। दूसरे इश्यूज क्या हैं कि न्यू डीएनए स्ट्रैंड कैन ओनली एलोंगेट इन 5' to 3' डायरेक्शन बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड ओनली एट द 3' एंड। और इसी रीजन की वजह से, बिकॉज इट इज द टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम that it can add only at the 3' end and that too to an existing strand. इसके वजह से रेप्लिकेशन जो है एक कंटिन्यूस होता है स्ट्रैंड पे, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम द स्ट्रैंड विच इज एक्टिंग एज द टेम्पलेट, दिस 5' to 3', द लीडिंग स्ट्रैंड इज गोइंग इन द प्रॉपर डायरेक्शन। जो अनजिप हो रहा है वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही हो रहा है, उसका कंटिन्यूस जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते जा रहे हैं, तो इसको तो हम लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। और उसके ऑपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है उसमें हम क्या देखते हैं कि अनजिप तो वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और उसका जो बनने का जो प्रोसेस है वो 5' to 3' शॉर्ट डिस्टेंस में वो डिसकंटिन्यूस फ्रैगमेंट्स की तरह लैगिंग स्ट्रैंड बनेंगे, जिसको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहेंगे। द अदर इशू व्हाट वी आर सीइंग इज दैट डीएनए पॉलीमरेज कैनॉट इनिशिएट सिंथेसिस बिकॉज इट कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग चेन। व्हाई? बिकॉज we have already discussed that DNA polymerase can attach a new nucleotide at the 3' end and that too to an existing chain. DNA polymerase की जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो क्या था कि वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, 5' से 3' एंड पर ही मूव कर सकता है, दैट इज 3' पर वो नया न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा और जो प्री एग्जिस्टिंग चेन है उसी को वो नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकता है। तो इसके लिए आवश्यकता पड़ी प्राइमर चेन की, और इस प्राइमर चेन को किसने बनाया? आरएनए प्राइमेस एंजाइम। दिस आरएनए प्राइमेस एंजाइम कैन स्टार्ट आरएनए चेन फ्रॉम अ सिंगल टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक सिंगल स्ट्रैंड से वो स्टार्ट कर सकता है और एक आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड बना सकता है। तो इस प्राइमर स्ट्रैंड को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करता चला जाएगा। So nucleotides can be attached to that RNA primer strand. So what we see, जो दो DNA strands हैं, डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स, जिसमें ये वेरियस एंजाइम्स हेल्प कर रहे थे, जहाँ ओरिजिन हुआ रेप्लिकेशन का, स्टार्ट हुआ रेप्लिकेशन, और उसके बाद जो है एक स्ट्रैंड तो क्योंकि 5' से 3' डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे थे, तो उसका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन का काम कर रहा है। उसके ऑपोजिट वाला जो स्ट्रैंड है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था डीएनए का, ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड का, उसमें अनजिप तो इस तरफ हो रहा है लेफ्ट साइड में, और उसका जो बनने का जो प्रोसेस है, क्योंकि 5' से 3' उसकी प्रॉपर्टी है डीएनए पॉलीमरेज की कि वो उल्टी दिशा में नहीं बना सकता है, तो एवरी टाइम वी सी दैट शॉर्ट डिसकंटिन्यूस फ्रैगमेंट्स आर बीन फॉर्म्ड, जिसको हमने ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहा है। सो एवरी टाइम आरएनए पॉलीमरेज विल कम एंड स्टार्ट adding nucleotides to the RNA primer strand which has been formed by the primase enzyme.
तो नीचे वाला जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें हर बार प्राइमेस एंजाइम प्राइमर स्ट्रैंड बनाएगा, आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड, और नया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको एक्सटेंड करने का काम करेगा। वो कंप्लीट होगा तो फिर दूसरा आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड बनेगा, और फिर उस क्योंकि बनने की प्रक्रिया पीछे हो रही है और अनजिप जो है वो उल्टी दिशा में हो रही है, तो ये जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते चले गए। अब यहाँ पर क्योंकि गैप्स आ रहे हैं, और गैप्स भी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा है कि डीएनए जो है वो कॉपी हो रहा है। कॉपी का मतलब बिल्कुल ज़ेरॉक्स कॉपी चाहिए हमें। बट हर बार हमने क्या देखा, लीडिंग स्ट्रैंड में भी स्टार्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्राइमर स्ट्रैंड की आवश्यकता हुई। तो वो प्राइमर स्ट्रैंड क्या है, आरएनए। तो आरएनए में आप सब जानते हैं इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरैसिल इज प्रेजेंट। So this RNA primer strand has to be removed from that DNA strand so that it can be the exact copy of the parent. तो इसके लिए वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, जो कि पॉलीमरेज 1 और 2 रिपेयरिंग और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखते हैं, वो उसको रिमूव करेंगे और वहाँ पर जो है वो नया स्ट्रैंड बीच में बनाएंगे, ऐड करेंगे। और इसके बावजूद भी जो है वहाँ पर गैप्स होंगे, उस गैप को जॉइंट करने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं उनके जो बीच बीच में जो प्राइमर स्ट्रैंड्स हैं उसको रिमूव करके जो डीएनए बने हैं वहाँ पर, और इसके बावजूद भी जो बीच में जो गैप्स हैं उसको भी जो है वो डीएनए लाइगेज अटैच करने का काम करेगा। तो नाउ व्हाट वी सी कि ऊपर का तो जो स्ट्रैंड था वो कंटिन्यूस सिंथेसिस होने के वजह से लीडिंग स्ट्रैंड था, और नीचे का जो स्ट्रैंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होने के वजह से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के तौर पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता रहा। बट डीएनए लाइगेज एंड द एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम हैज सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम। आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड्स को रिमूव किया उन्होंने और डीएनए लाइगेज ने जोड़ने का काम किया। सो ओवरऑल व्हाट वी सी नाउ, जो डीएनए से जो स्ट्रैंड स्टार्ट हुआ था, पेरेंट स्ट्रैंड और नया स्ट्रैंड, तो पेरेंट स्ट्रैंड में हमने देखा ऊपर वाला जो था 5 प्राइम से 3 प्राइम में कंटिन्यूस बना, और नीचे जो है वो डिसकंटिन्यूस। हर बार आरएनए प्राइमेस एंजाइम ने आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड बनाया, उसको अटैच किया डीएनए पॉलीमरेज ने नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हुए छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड बना। अब आरएनए प्राइमर्स जो है वो रिमूव किए गए, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रूफ रीडिंग का काम कर सकता है। एडेनाइन के साथ हमेशा थाइमिन अटैच होता है और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन। तो प्राइमर स्ट्रैंड में यूरैसिल्स होते हैं, तो वो आरएनए प्राइमर्स जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं और उनकी जगह डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नए स्ट्रैंड्स उसके बीच में नाइट्रोजनस बेसेस को अटैच करके बनाएगा, और उन गैप्स को फिल करने का काम करेंगे डीएनए लाइगेज। So overall, what we saw that all the enzymes have helped in the process of DNA replication. टोपोआइसोमेरेस एंजाइम ने गायरेस को जो कॉम्प्लेक्स ट्विस्टिंग है उसको रिमूव करने का काम किया। हेलिकेस एंजाइम ने फोर्क बनाने का काम किया। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग एंजाइम ने दोनों स्ट्रैंड्स को अपार्ट रखने का काम किया, यानी दूर दूर रखने का काम किया। क्लैंप ने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को वहाँ होल्ड रखने में हेल्प करा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने नए न्यूक्लियोटाइड्स को 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड करते हुए पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस किया, जिसमें एक लीडिंग स्ट्रैंड था और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड था। बट फिर भी जो है आरएनए प्राइमर्स जो है वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो है उनको रिमूव करते हैं,
नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं जो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं पेरेंट स्ट्रैंड के, और उन गैप्स को फिर कंप्लीट किया डीएनए लाइगेज ने। तो अल्टीमेटली फाइनली व्हाट वी सी दैट कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स हैव बीन फॉर्म्ड। 2 डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए बन के तैयार हो गए हैं, डीएनए 1 एंड डीएनए 2, जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का था और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड। So we say that DNA is semi-conservative. Hope you all could understand the various functions of the enzymes and the process of DNA replication. Thank you so much.